हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसी तरह इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है डेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल दैट इज़ दी शशि अग्रवाल। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं वैलिडिटी के हिसाब से कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है या नहीं है, फॉर्मेशन के हिसाब से, इसको परफॉर्मेंस के हिसाब से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ वैलिडिटी: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैलिडिटी के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है और जिसके अंदर सेक्शन 10 के अंदर एसेंशियल एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैलिड का मतलब होता है कि जिसको हम लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो हमारे पास लीगल रेमेडीज़ होती हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसको सेक्शन 2J डील करता है कि जो इनिशियली जब इसको बनाया गया था तब ये लीगली इन्फोर्सेबल था, लेकिन बाद में क्या है कि जैसे फिजिकल या लीगल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, जिसको हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कह सकते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। जैसे हमने एक विदेश से चीज़ें मंगवानी थी, इंपोर्ट करनी थी, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच में वॉर लग जाती है, तो जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट टर्न आउट टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी हमारे पास लीगल रेमेडी नहीं है। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है विदाउट एनी लीगल इफेक्ट है। जब ये बनाया गया था, जब ये एंटर किया गया था, तब ये वैलिड था, लेकिन उसके बाद सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से क्या है कि इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया और ये वॉइड हो गया। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि ए जो है देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर द पब्लिशिंग द बुक ऑफ ई। कुछ दिनों के बाद ए की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उसकी पर्सनल स्किल के ऊपर बेस्ड था, ए ने किताब लिखनी थी, ए की डेथ हो जाती है, तो डेफिनेटली ये अब जो कॉन्ट्रैक्ट है इम्पॉसिबल हो गया। तो इट इज़ कॉल्ड ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो इनिशियली तो वैलिड होता है लेकिन बाद में ऐसा कुछ हो जाता है कि वो वॉइड हो जाता है, कि इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के हिसाब से नेक्स्ट जो है डैट इज़ द वॉइड एग्रीमेंट। देखो यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट के बिगिनिंग से ही ये वॉइड है, इसको सेक्शन 2G डील करता है। ये कोई लीगल राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, इट इज़ नल एंड वॉइड, कि यहाँ पे हमारे पास लीगल कोई रेमेडी नहीं होती। अगर हम माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड होता है, क्योंकि माइनर जो है डैट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो हम माइनर को स्यू नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है। उसी तरह जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं है, जैसे माइनर नहीं है, अनसाउंड माइंड के नहीं है, और कुछ व्यक्ति जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड होते हैं। उसी तरह एग्रीमेंट जब हम बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर करते हैं, कि यहाँ पे जैसे ए सोचता है, ए ने बी को ऑफर दी कि मैंने अपनी कार सेल करनी है, तो बी अज्यूम करता है कि उसने अपनी जो है मारुति सुजुकी जो है सेल करनी है, लेकिन उसने जो है सेंट्रो कार सेल करनी है। तो यहाँ पे दोनों के माइंड के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर की इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है, दोनों के अंदर मिस्टेक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है डैट इज़ वॉइड। क्योंकि उसी तरह जो भी एग्रीमेंट जहाँ पे लॉफुल जो है कंस्ट्रेशन नहीं है, जैसे EB को कहता है कि मैं तुझे 10 लाख दूंगा अगर तू मुझे गवर्नमेंट जॉब दिला दे, तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है, तो कंस्ट्रेशन भी अनलॉफुल है, तो ये भी वॉइड है। और उसी तरह एग्रीमेंट विदाउट कंस्ट्रेशन एंड एग्रीमेंट डिक्लेयर टू बी वॉइड। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो जैसे यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड और
इन्फोर्सिबल होता है जब तक कि इसको एग्रीड पार्टी जो है कैंसिल नहीं कर देती। अगर वो कैंसिल नहीं करती तो ये वैलिड होता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं जहाँ पे पार्टी की जो कंसेंट है दैट इज़ नॉट फ्री, या तो वो कोहेशन है या अंडू इन्फ्लुएंस है या फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है। दिस हैपन व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज़ नॉट फ्री, कि वो अपनी मर्जी से उसने कंसेंट नहीं दी। तो जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, अगर वो चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, इसको कैंसिल भी कर सकती है, इसको अफर्म भी कर सकती है। जैसे ए ने प्रॉमिस किया टू सेल हिज कार फॉर ₹50,000 टू बी, जो कंसेंट थी उसको मतलब कोहेशन के साथ किया, उसकी कनपटी पे गन के तू मुझे अपनी कार 50,000 में सेल कर। अगर ए चाहे तो ये उसकी जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है कैन बी सेट असाइड, या जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो इसको अवॉइड कर सकती है। जब तक इसको सेट असाइड नहीं किया जाता तब तक ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जब एक बार एग्रीव्ड पार्टी जो है अवॉइड करती है तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। और अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी ने कोई लॉस सफ़र किया है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, और अगर एग्रीव्ड पार्टी ने कोई बेनिफिट लिया है तो वो उसको जो है देना पड़ेगा। उसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको सेक्शन 2J डील करता है। और उसी तरह देखो यहाँ पे जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इनिशली इट इज़ वैलिड, लेकिन बाद में ये वॉइड हो जाता है। सेक्शन 2I ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डील विद द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इस वजह से फॉर्म होता है कि पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं है, और जिस पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं है वो तो चाहे इसको कैंसिल आउट कर सकती है। तो एग्रीड पार्टी के कहने पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इनिशली ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है इनिशली वैलिड होता है, बाद में सम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से ये जो है इन्फोर्सिबल नहीं होता, वॉइड हो जाता है। तो ये एग्रीव्ड पार्टी की ऑप्शन के ऊपर वॉइडेबल होता है। ये तब तक वैलिड होता है जब तक कि एग्रीव्ड पार्टी इसको सेट असाइड नहीं करती। और उसी तरह जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर कोई लीगल रेमेडी नहीं होती, इसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते और थर्ड पार्टी के पास कोई राइट नहीं आता। बट अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है बट जो एग्रीड पार्टी है कोई एक्शन नहीं लेती, और उसी मीन दौरान क्या होता है कि जो पार्टी है आगे सेल कर देती है, और अगर वो गुड फेथ के अंदर जो थर्ड पार्टी है उसको परचेज़ करती है तो वो गुड टाइटल जो है एक्वायर करती है। ए थर्ड पार्टी हु डील्स इन गुड फेथ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिलेशन एक्वायर द गुड टाइटल। उसी तरह अगर टाइम ख़त्म हो जाता है तो भी ये वैलिड नहीं होता। और उसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है अगर वो इलीगल है तो वो कोलेटरल ट्रांजैक्शन को भी इफ़ेक्ट करता है। लेकिन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन के बाद अगर करती हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं करता। इलीगल अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल मतलब होता है कि जो लॉ के ऑपोजिट है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी इलीगल और अनलॉफुल, जिसके अंदर उसका उद्देश्य जो है अनलॉफुल है, दूसरों को फ्रॉड देना है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी या इंजरी को जो है नुकसान पहुंचाना है, जो पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है। जैसे ए जो है बी को किराए पे फ्लैट देना चाहता है और उसको पता है कि ये जो है इमोरल पर्पस गैम्बलिंग के लिए यूज़ हो जाएगा, तो ये जो है वॉइड अब इनिशियो है और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो पर्पस है वो लॉ के अगेंस्ट जाता है। इलीगल एग्रीमेंट इज़ वन विच वायलेट द बेसिक पब्लिक पॉलिसी, और जिसको लॉ जो है प्रोहिबिट करता है। ये जो एग्रीमेंट है नल एंड वॉइड है। इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं नेसेसरी नहीं है कि वो इलीगल हो। इलीगल एग्रीमेंट जो है वो कोलेटरल ट्रांजैक्शन को भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे ए ने कुछ माल जो है बाहर से स्मगल करना है तो उसके लिए अगर वो बोरिंग करता है स्मगलिंग के लिए तो वो जो है वो भी वॉइड होती है। उसी तरह सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो वॉइड है। लाइक अनलॉफुल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्रीमेंट इलीगल है तो वहाँ पे भी वॉइड है। जैसे चार व्यक्ति सोचते हैं कि हम मिलके जो है बैंक रॉबरी करते हैं तो ये अनलॉफुल है।
क्योंकि इंडियन पीनल एक्ट जो है इसको प्रोहिबिट करता है और इसके अंदर पनिशमेंट भी देता है। तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट जो है वॉइड होते हैं, पर जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इलीगल हों। ए बोरस ₹20,000 फ्रॉम बी और एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद एलियन टू इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड गुड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दुश्मन देश के साथ हम ट्रांजैक्शन इनकर कर रहे हैं वो इलीगल है, और उसी तरह जब वो इस पर्पज़ के लिए बोरिंग करता है तो वो कोलेटरल ट्रांजैक्शन को भी जो है इफ़ेक्ट करती है, वो भी वॉइड एंड इलीगल होती है। वॉइड एग्रीमेंट जो है सेक्शन 2G डील करता है कि एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल नहीं होते वॉइड होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट वो होते हैं जो लॉ के मुताबिक नहीं होते, जो लॉ की जो प्रोविज़न है उसको वायलेट करते हैं और जो कई बार क्रिमिनल नेचर में भी हो सकती हैं। वॉइड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है, वो इलीगल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो पार्टीज़ होती हैं उनको इंडियन पीनल कोड के अंदर पनिशमेंट भी मिल सकती है। जो वॉइड एग्रीमेंट जो कि मतलब वहाँ पे पार्टीज़ को पनिशमेंट नहीं होती और उस तरह वो कोलेटरल ट्रांजैक्शन को भी इफेक्ट नहीं करते, बट अगर एग्रीमेंट इलीगल है तो कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी जो होती है वो वॉइड होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लॉ के अंदर इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है, प्रॉपरली साइन नहीं होता, प्रॉपरली स्टैम्प नहीं होता। तो एग्रीमेंट जिसके अंदर स्टैम्प लगनी कंपल्सरी है, तो अगर वो प्रॉपर स्टैम्प नहीं लगी हुई या अंडर स्टैम्प्ड है तो वो अनइन्फोर्सेबल है। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर इफ़ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसली एग्रीड अपॉन आइदर बाय स्पोकन एंड रिटन, जैसे अगर जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है जिसको मुंह जुबानी जैसे बोल के या लिख के किया जाए तो हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ए जो है बी को कहता है कि मैंने अपनी साइकिल जो है सेल करनी है 1000 की, तो यहाँ पे उसने बोल के उसको ऑफ़र दी है, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। या हम किसी को चिट्ठी लिख के कहते हैं कि मैं अपना घर जो है 10 लाख में सेल करना चाहता हूँ, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड इफ़ द प्रपोजल या एक्सेप्टेंस जो होती है या तो वो बोल के होती है या लिखित रूप में होती है तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो दो पार्टीज़ एंटर करती हैं इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मीन्स को यूज़ करके एंटर करते हैं, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड डिवाइसेस में इंक्लूड ईमेल्स, टेलीफोन्स, डिजिटल सिग्नेचर भी उसके अंदर चाहिए होते हैं। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम बोल के नहीं करते, जो हमें पार्टी के कंडक्ट और एक्ट से समझ आते हैं। जैसे कोई बस बठिंडा में जा रही है तो हम उसके अंदर बैठ जाते हैं, जब उसके अंदर बैठ जाते हैं तो हमें टिकट भी खरीदनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एम्प्लॉयड बाय लॉ। जैसे हम बस के अंदर एंटर कर जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे चाय पीते हैं, तो अब उसके पैसे भी हमें देने पड़ेंगे कि हमने रेस्टोरेंट की जो सर्विसेज हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह कंस्ट्रक्टिव और कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होते, यहाँ पे पार्टीज़ को कोई इंटेंशन नहीं होती, लेकिन लॉ जो है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज कर देता है। या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्ट की ऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। जैसे कोई ट्रेडर है वो बी के घर में जाता है और गलती से अपनी चीज़ें वहाँ पे भूल आता है और बी जो है उनको अपनी चीज़ें यूज़ कर लेता है। तो अगर उसने वो चीज़ें यूज़ की हैं जो कि किसी और व्यक्ति की हैं तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। उसी तरह जब किसी को कोई खोई चीज़ मिलती है तो वो भी उसके ट्रू ऑनर को रिटर्न करनी होती है। ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ऑनर। उसी तरह कंस्ट्रक्टिव और कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे ना तो बोला जाता है, ना ही रिटन फॉर्म में होते हैं और ना ही इम्प्लाइड होते हैं, बट ये जो है लॉ उनके अंदर इम्पोज कर देता है। उसी तरह टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं, जहाँ पे ना तो मतलब उनके कंडक्ट से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट ये कोई शब्द बोला नहीं जाता है ना लिखा जाता है। जैसे हम एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हैं, या जैसे ऑक्शन सेल के अंदर देखो वहाँ पे सेल तब कंप्लीट होती है जब फॉल ऑफ द हैमर, मतलब जो है हैमर जो है फॉल करता है और टेबल को स्ट्रक करता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आगे दो तरह के होते हैं, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं
जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ए ने बी से कहा कि मैं तेरी पिक्चर पेंट करूँगा, तू मुझे 200 देगा। ए ने जो है उसकी पिक्चर पेंट कर दी है, बी ने उसको पैसे दे दिए हैं। बोथ द पार्टीज दे हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, लाइक ए पेंटेड द पिक्चर ऑफ बी पेड द मनी फॉर इट। एग्जीक्यूटिव होता है कि जो अभी हमने परफॉर्म करना है। ये दो तरह का हो सकता है, यूनिलेटरल, जैसे इसके अंदर एक पार्टी ने अपना जो ड्यूटी है वो कंप्लीट कर दिया, दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टी हैज़ टू फुलफिल ऑब्लिगेशन। जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट कर दी है बट बी ने अभी उसको पे नहीं किया। बायलैटरल होता है जब दोनों की जो है ऑब्लिगेशन रहती है, जैसे ए ने अभी पिक्चर भी पेंट करनी है और बी ने अभी उसको पेमेंट नहीं की।